सर, आज शाम को चंद्रयान सफलतापूर्वक चांद पर लैंड कर गया है। हमें भी बहुत खुशी है और पूरा देश भी बहुत खुश है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। ये खुशी की बात तो है ही, और बहुत ज़रूरी था कि सुर्खियों में कोई वैज्ञानिक घटना आए, कोई अच्छी ठोस वैज्ञानिक सफलता आए। तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश को इस बात पर बधाई दी जानी चाहिए, इसरो को भी, और यहाँ से एक नई शुरुआत होनी चाहिए। जी, इसरो का ही यूट्यूब चैनल है जहाँ पर चंद्रयान की लाइव लैंडिंग जो है दिखाई गई थी। और वहाँ पर करीबन एक समय ऐसा भी रहा था जब 70 लाख लोग लाइव उसको देख रहे थे। काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। जी जी, आज तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है जब भी लाइव स्ट्रीम की अगर बात की जाए। नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है कि ऐसे समय में जब विज्ञान भारत में बहुत अटैक्ड है, विज्ञान की जैसे घेराबंदी कर दी गई है और उसको पीछे धकेला जा रहा है, ऐसे समय में आम जनता इतनी बड़ी तादाद में अगर एक साइंटिफिक इवेंट को देख रही है तो ये बहुत बहुत खुशी की बात है। और मैं बस ये चाहता हूँ कि ये ना हो कि इसरो के यूट्यूब चैनल पर आपने एक मेजर साइंटिफिक इवेंट को देखा और उसके बाद फिर आप जा कर के अपनी ज़िंदगी में पुराने अपने ढर्रों में वापस व्यस्त हो गए, और उसी YouTube पर जा कर के आपने बहुत सारे अतार्किक कार्यक्रम देखने शुरू कर दिए, इलॉजिकल आपने बातें सुननी शुरू कर दी, और अंधविश्वास और मिथ्या भ्रामक प्रचार वाली चीज़ों में आपने फिर मन लगा लिया। ये नहीं होना चाहिए। एक बार आपने ये कह दिया, ये मान लिया कि विज्ञान में बड़ी ताकत है और भारत भी विज्ञान के क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, विश्व का चौथा देश बना है जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करी है, और चांद पर जिस जगह पर ये लैंडिंग हुई है वहाँ पर तो लैंडिंग करने वाला भारत पहला ही देश है। तो एक बार आपने अपने आप को भारतीय विज्ञान से जोड़ दिया, तो मैं चाहता हूँ कि अब आप जुड़े ही रहें। मैं चाहता हूँ ये ना हो कि अब आप पलट करके दोबारा अंधविश्वास और व्यर्थ की रूढ़ियों और प्रथाओं में वापस चले जाएं, क्योंकि विज्ञान और अंधविश्वास साथ साथ नहीं चलते। एक बार आपने विज्ञान की जय जयकार कर दी तो विज्ञान की ही जय जयकार करें। और विज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आपके पास 12वीं में साइंस होनी चाहिए या आपने 12वीं में विज्ञान या टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कुछ लिया है तो ही आप के पास एक वैज्ञानिक मन होना चाहिए। साइंटिफिक स्पिरिट की बात है। साइंटिफिक स्पिरिट का मतलब है जिज्ञासा। कुछ भी ऐसा ना मानूंगा ना करूँगा जिसको समझा नहीं है। अपनी ओर से सवाल उठाऊंगा, धारणा मान्यता पर नहीं चलूँगा, बोध पर चलूँगा, समझने पर चलूँगा। ये बात विज्ञान पर और साफ अध्यात्म पर एक साथ लागू होती है। विज्ञान में और विशुद्ध अध्यात्म में, दोनों में ये साझी बात है कि हम मानते नहीं हैं। हम ऐसे नहीं हैं कि कोई प्रथा परंपरा चली आ रही है तो बस उसको मान लिया। हम प्रयोग करते हैं, हम जानना चाहते हैं। भाई चांद पर भी आपने जो भेजा है वो क्या है? अभी तो आप लैंडिंग का जश्न मना रहे हो, लेकिन लैंडिंग पहला ही कदम है, असली काम अब शुरू होना है। तो जो प्रज्ञान, अब उसमें रोवर है वो बाहर निकलेगा। ये लैंडिंग हो गई, विक्रम लैंडर था, अब वो उसमें से रोवर बाहर निकलेगा। वो क्या करेगा? तो वो 14 दिनों तक, माने पृथ्वी के 14 दिनों तक वो वहाँ पर खोज खबर करेगा, अन्वेषण करेगा, एक्सप्लोरेशन करेगा। और वो एक लूनर डे है। पृथ्वी के 14 दिन
तो अगर आप चांद की भाषा में कहेंगे तो वो एक ही दिन वहाँ काम करेगा, लेकिन वो एक दिन काफ़ी बड़ा है, यहाँ के 2 हफ्ते बराबर है। तो वहाँ पर जा कर के जिज्ञासा करेगा, वो जानना चाहता है। और अगर जानना नहीं था तो फिर चंद्रयान भेजने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी ना, फिर तो मान्यता से ही काम चल जाता, आप कुछ भी मान्यता कर लेते। भारत में हम कहानियों पर बहुत चल लेते हैं ना, क्योंकि कहानियाँ सस्ती होती हैं। कहानियों में तो बैठे बिठाए बस कल्पना करी और कहानी बन गई, कुछ श्रम तो करना नहीं पड़ता ना। तो आप चांद को लेके भी कहानी कर सकते थे कि चांद पर ऐसा होता है, या चांद पर एक सफ़ेद परी बैठी हुई है, या चांद पे बहुत सारी बर्फ़ है इसलिए सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है। आप कुछ भी चांद को लेके भी तो कल्पना कर सकते थे ना। लेकिन हमने क्या कहा, देखो हमने कहा कि हम कल्पना पर तो नहीं चलेंगे, हम जाएंगे और देख करके आएंगे, भले ही उसके लिए हमको कितनी मेहनत करनी पड़े। तो तीसरा चंद्रयान है। और दूसरा था, हमने सबने देखा था कि वो कैसे बस अपनी मंजिल के निकट पहुंचते पहुंचते रह गया था, लेकिन हमने हार नहीं मानी, हम लगे रहे, हमने कहा हमें जानना है। चंद्रयान 2 में थोड़ा हमको सेटबैक हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, हमने कहा फिर प्रयास करेंगे। उसके कुछ साल बाद हमने फिर प्रयास करा है और इस बार सफलता मिली है। तो ये वैज्ञानिक तरीका होता है जीने का कि पूछते रहो भले उत्तर न मिले, जानने का प्रयास तो करते रहो। जानने का प्रयास कर रहे हो और उसमें हार मिल गई, वो कहीं बेहतर है किसी उधार के या काल्पनिक सस्ते जवाब से। ठीक है, तो चंद्रयान 2 में हार मिल गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, आपने प्रयास करा और फिर जीत मिली। वैसे ही ज़िंदगी में भी किसी बात को बस मान मत लीजिए कि कोई बात चली आ रही है तो मैंने मान ली, कोई बात किसी ने कह दी तो मैंने मान ली, कोई बात सारा समाज मानता है तो मैंने मान ली, पूरी भीड़ किधर को चल रही है तो मैं भी चल दिया। तो वैसे नहीं करना है। जैसे श्रम करके आप वहाँ पहुँचे हो और अब वहाँ पे खोज खबर लोगे, काम मैंने कहा अब शुरू हो रहा है। अब वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ की मिट्टी में क्या है, आप देखोगे वहाँ बर्फ़ है नहीं है, पानी है नहीं है, वहाँ पर मिनरल्स खनिज कौन से मिल रहे हैं, और 50 चीज़ें हैं। हाँ, जो वहाँ पे जो पे लोड गया है उसमें कई तरीके के साइंटिफिक इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। तो वो वहाँ पर जा कर के क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, प्रयोग करेंगे। ये शब्द बहुत ज़रूरी हैं। तो जितने भी लोग हम सबके साथ आज चंद्रयान का जश्न मना रहे हैं, हम सभी मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है, तो जितने भी लोग हमारे साथ शामिल हैं इस उत्सव में, मैं उन सबसे कहूँगा कि अब इन शब्दों को भूलिएगा मत। जो चंद्रयान का उद्देश्य है उसको भूलिएगा मत। मात्र लैंडिंग पर बधाई देने से काम नहीं चलेगा भाई, और आगे तक जाना पड़ेगा। और आगे तक जाके क्या करना पड़ेगा, प्रयोग, परीक्षण, जिज्ञासा, प्रश्न, इन पर जीवन चलना चाहिए। इन पर समाज चलना चाहिए, इन पर शिक्षा चलनी चाहिए, इन पर देश चलना चाहिए, इन पर राजनीति चलनी चाहिए। हम बात करना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं, इन्हीं पर धर्म चलना चाहिए, इन्हीं पर सबका जीवन चलना चाहिए, पूरे परिवार भी इन्हीं पर चलने चाहिए, सब कुछ इसी पर चलना चाहिए। तो चंद्रयान की सफलता के प्रति हमारा जो सही रुख है वो ये होना चाहिए कि विज्ञान को हम अपने जीवन में और गहराई से उतारें, सम्मान दें। तब जा कर के हम अधिकारी होंगे एक दूसरे को ये कहने के कि भाई बड़ा मज़ा आया, बड़ा आनंद आया, बड़ी जीत मिली। अभी तो समझिए जीत का बस आरंभ हुआ है। असली जीत अभी आगे मिलनी बाकी है। वो तब होगा जब चंद्रयान की जो साइंटिफिक स्पिरिट है उसको सारी जनता अपने जीवन में उतारेगी, तब असली जीत मिलेगी। जी, बहुत ही जी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि वो जो चंद्रयान है वो प्रतीक है उस साइंटिफिक स्पिरिट का। और क्या है, और क्या है। नहीं तो क्यों भेजते, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, वहाँ भेजा क्यों? चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के, हैं आप खाएं थाली में, मुन्ने को दें प्याली में। ले लो, कहानियाँ बना लो कि वो है वहाँ बैठे हुए हैं। और दुनिया की कोई सभ्यता नहीं रही है, पूरे विश्व में कोई ऐसे लोग नहीं रहे हैं जिन्होंने चांद को लेकर के किस्से कहानियाँ नहीं बनाए। लेकिन किस्से कहानियों पर नहीं चलना है किस्से कहानियों पर नहीं चलना। पुराने समय तो मजबूरी थी, किस्से कहानी ना करें तो क्या करें, विज्ञान इतना आगे बढ़ा ही नहीं था कि वहाँ तक पहुँचें। तो हम ऐसे ही कुछ सोचते थे, उस पर आगे बढ़ते थे। फिर धीरे धीरे हमने देखना शुरू किया कि चाँद है, फिर हमने उसको ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि बात क्या है। और जब पहले के समय में जाओगे तो हमको तो यही नहीं पता था कि चाँद और सूरज की कक्षाएं अपनी प्रकृति में बहुत भिन्न हैं।
हाँ, तब जियोसेंट्रिक मॉडल चलता था जिसमें हम मानते थे कि चांद और सूरज दोनों पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। हमें ये दिखते ही नहीं था कि एक हमारा सैटेलाइट है और दूसरे के इर्द गिर्द हम घूमते हैं। सौर मंडल को हम ठीक से समझते ही नहीं थे। तो चांद को लेके हमने न जाने कितनी ऐसी बातें कह रखी थी। और भी है, सब संस्कृतियों में चांद बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वो ठीक है, कविता के लिए ठीक है, लेकिन जीवन को तो तार्किक और वैज्ञानिक आधार पर ही चलना पड़ेगा ना। तो वो तार्किकता हम अपने जीवन में लेकर के आएँ, खोज करें, खबर करें, यूं ही नहीं कि कुछ भी अंधविश्वास में माने पड़े हैं। जी, इसी में आचार्य जी, जो आपने साइंटिफिक स्पिरिट के बारे में बात कही, जो एक आम भारतीय का जीवन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहता है एस्ट्रोलॉजी का। तो एस्ट्रोलॉजी बनाम एस्ट्रोनॉमी। हाँ, तो यही अगर हो जाए, मान लो जी कि जितना महत्व एक आम भारतीय एस्ट्रोलॉजी को देता है, उसका 10% महत्व भी वो एस्ट्रोनॉमी को देने लगे। आज जो हुआ है वो एक बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, लेकिन भारतीय एस्ट्रोनॉमी को न सम्मान देते न महत्व देते। हाँ, कभी 4-5 साल में ऐसा कुछ हो जाए, चंद्रयान, मंगलयान, तो फिर ठीक है, उसका नाम आ जाता है। नहीं तो हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें तो यही चलता है, एस्ट्रोलॉजी ही चलती है। तो अगर चंद्रयान ये भी कर पाए कि हमारी ज़िंदगी में एस्ट्रोनॉमी को ला पाए, जो कि एक विशुद्ध विज्ञान है जिसके न जाने कितने लाभ हैं, और ऐसी चीज़ों को हटा पाए जो सूडो साइंटिफिक हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और ये बहुत आवश्यक बात है, आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत न जाने क्यों अभी एक बड़े विचित्र काल से गुज़र रहा है। हमने सोचा था कि अंधविश्वास वगैरह कम होते ही जा रहे हैं और मिट ही जाएंगे धीरे धीरे। हमने सोचा था कि विज्ञान और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनकी जो प्रगति है वो अंधविश्वास को और दकियानुसी सोच को पीछे ढकेल ही देगी। जब हम कॉलेज में थे तो हम ऐसा सोचा करते थे, कहते थे कि भाई सुपरस्टिशन का मुद्दा ही अब पुराना हो गया। इवन ये भी रहता था कि सुपरस्टिशन फ्लरिश इसलिए करता है कि इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है। तो हम सोचते थे कि शिक्षा आगे बढ़ रही है, विज्ञान आगे बढ़ रहा है और अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग आ गया, तो ये अपने आप जो व्यर्थ की बातें हैं, ये वो जादू टोना टोटका भूत प्रेत और 50 तरह की विचित्र प्रकार की मान्यताएं, अफवाहें, सब अंधविश्वास, हम सोचते थे ये पीछे हट ही जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। उल्टे पिछले 10-20 साल में जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ी है और विशेषकर सोशल मीडिया बढ़ा है, वैसे वैसे अंधविश्वास ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है। ये कुछ उल्टा खेल हो गया है कि अंधविश्वास भारतीय समाज में कम होता जा रहा था और पिछले 1-2 दशक में वो तेज़ी से दोबारा बढ़ गया और अब बढ़ता ही जा रहा है और उसके बढ़ने की गति भी बढ़ती जा रही है। तो इस संदर्भ में मुझे लगता है कि चंद्रयान जैसी घटनाएं, चंद्रयान जैसी सफलताएं हमको और चाहिए और जल्दी जल्दी चाहिए, ताकि हमें याद आ सके कि सच्ची प्रगति और सच्ची सफलता कहते किसको हैं। नहीं तो हमारा जो भारतीय समाज है बहुत तेज़ी से अज्ञान के अंधेरे में डूबता जा रहा है। और ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि अब जब ज्ञान पहले से कहीं ज़्यादा आसानी से उपलब्ध है, तो अज्ञान और अंधविश्वास इतना क्यों फलने फूलने लग गए? ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है, इस पे सबको सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जितनी भी वैज्ञानिक सफलताएं होती हैं वो आम जनमानस को विज्ञान की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, और इस दृष्टि से चंद्रयान एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सफलता है। जी, अक्सर ही आचार्य जी ये भी होता है कि जो अंधविश्वास है वो धर्म के कंधों पे चढ़कर आगे बढ़ता है, जो प्रचलित धर्म होता है। तो जैसे जैसे पिछले 10-20 साल में अंधविश्वास बढ़ा है, उसी तरीके से वो धर्म भी आगे बढ़ा है, धर्म का वो स्वरूप आगे बढ़ा है। बिल्कुल ये होगा ही। देखो, धर्म ऊंची से ऊंची चीज़ हो सकता है और धर्म से ज़्यादा ख़राब चीज़ भी कोई नहीं हो सकती है। निर्भर करता है कि आप धर्म के कौन से स्वरूप को, कौन से छोर को पकड़ रहे हो।
अपने उच्चतम और शुद्धतम रूप में धर्म विशुद्ध अध्यात्म है, अध्यात्म मात्र। क्या? स्वयं की खोज। मैं कौन हूँ, अपने आप को जानना, अपना अवलोकन करना, अपने मन को, वृत्तियों को, विचारों को, भावनाओं को, अपने स्रोत को और अपने अंत को समझने का प्रयास करना। ये विशुद्ध धर्म है अपने उच्चतम, अपने शुद्धतम रूप में। लेकिन अपने निम्नतम रूप में, अपने सबसे गिरे हुए रूप में धर्म का मतलब होता है पाखंड, अंधविश्वास, नफरत, तमाम तरीके की मानसिक क्षुद्रताएं, शोषण। और धर्म अगर ऐसा स्वरूप ले लेता है तो फिर धर्म से ज़्यादा गड़बड़ चीज़ कोई नहीं होती। और खेद की बात यह है कि शायद आज भारत में धर्म अपने निचले तल की तरफ ही बढ़ता दिखाई दे रहा है। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि जो थोड़े भी सोचने समझने वाले समझदार लोग हैं वो धर्म को छोड़ते ही जा रहे हैं। और ये बड़ी हानि की बात है कि धर्म एक तरह से अड्डा बन गया है ऐसे लोगों का जिनको धर्म की कोई समझ ही नहीं है, जो धर्म की ओर आए ही हैं सिर्फ अपने किसी क्षुद्र स्वार्थ की पूर्ति के लिए, जिनको धर्म का ध नहीं पता, अध्यात्म का अ नहीं पता। वो आज सबसे ज़्यादा धार्मिक बन के घूम रहे हैं और उन्होंने धर्म पर कब्जा कर लिया है, वो धर्म के ठेकेदार हो गए हैं। तो ऐसे लोग जिनके पास प्रतिभा है, विचार है, बोध है, वो धर्म से दूर होते जा रहे हैं और इससे धर्म को बड़ी घातक क्षति हो रही है। आपको ऐसा लगेगा कि समाज में धार्मिकता बढ़ रही है। आप देखोगे कि धार्मिक जगहों पर बड़ी बड़ी भीड़ें इकट्ठा हो रही हैं, हज़ारों की, कई बार लाखों की। आप कहोगे ऐसा लग रहा है जैसे भारत में धार्मिकता बढ़ रही है। धार्मिकता नहीं बढ़ रही है जी। वो भीड़ बढ़ रही है, बस अंधी भीड़, मदांध, धर्मांध भीड़, जिसको धर्म की कोई समझ नहीं है, लेकिन वो बस धार्मिक नारे लगाना जानती है। और जो वास्तविक धर्म है, अध्यात्म, आत्मज्ञान, वो खोता जा रहा है। वास्तविक धर्म का पालन करने वाले लोग कम और कम होते जा रहे हैं। तो उस अंधविश्वास को जो चुनौती दी जा सकती है वो इन्हीं दो तरीक़ों से दी जा सकती है, या तो विज्ञान के द्वारा या साफ अध्यात्म के द्वारा। और इसीलिए इस बातचीत की शुरुआत में मैंने कहा था कि विज्ञान और साफ अध्यात्म एक साझा आधार पर खड़े होते हैं और उस साझा आधार का नाम है इंक्वायरी, जिज्ञासा, इन्वेस्टिगेशन, एक्सप्लोरेशन। जैसे चंद्रयान वहाँ पर पहुँचा है और वो एक साइंटिफिक आपका अचीवमेंट है। साथ में जब हम विशुद्ध अध्यात्म की बात करते हैं तो वहाँ पर इंक्वायरी ही सेंट्रल चीज़ होती है, जो एक तरीके से वो साइंटिफिक स्पिरिट में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। पर जब उसको प्रचलित धर्म की लेंस से देखा जाता है तो ये देखा जाता है कि शायद सफलता में इस चीज़ का भी हाथ रहा कि चंद्रयान इस पर्टिकुलर डेट पे गया। ये बेकार की बातें हैं सब, इनकी चर्चा भी नहीं की जानी चाहिए जी। इनकी चर्चा भी नहीं की जानी चाहिए। ये सब जो अज्ञान है और बिल्कुल पाखंडी बातें हैं, इनका दुस्साहस तो देखिए कि ये जा कर के कटिंग एज साइंस पर भी कब्जा कर लेना चाहते हैं। ये वहाँ भी अपना दावा ठोक देना चाहते हैं। तो ये क्या देना चाहते हैं कि सुपर कंप्यूटर इसलिए बन पाया क्योंकि उसकी शुरुआत किसी विशेष दिन हुई थी, या उसको किसी विशेष दैवीय शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त था, या कि चंद्रयान मिशन इसलिए सफल हो पाया क्योंकि कहीं पर जा कर के लड्डू चढ़ाए गए थे या कोई और काम किया गया था। ये बहुत ही मूर्खता की बात है। और कोई भी व्यक्ति जो ज़िंदगी को, धर्म को, विज्ञान को जानता समझता होगा, ऐसी बात पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाएगा। वो ऐसी बात पर बस हंस सकता है और आगे बढ़ सकता है। जी।
एक और चीज़ रहती है कि जो एक आम भारतीय का जीवन रहता है, एक तरफ तो आपने कहा कि चाहे हम विशुद्ध अध्यात्म की बात करें या फिर एक साइंटिफिक स्पिरिट की बात करें, दोनों में ही इंक्वायरी आती है। पर हमारा जो पूरी दिनचर्या होती है या जो हमारा जीवन होता है सुबह से शाम तक, या हमारे जो निर्णय होते हैं, हमारे लिए जो चीज़ महत्वपूर्ण होती हैं, वो सभी कहीं ना कहीं हमारे बिलीफ सिस्टम या ट्रेडिशन या कल्चर से आ रही होती हैं। उसमें इंक्वायरी नहीं होती है। इसमें इंक्वायरी नहीं होती है, और हमें ये मानने में बड़ा सुख मिलता है कि हमें इंक्वायरी कोई ज़रूरत ही नहीं है जी। क्यों? क्योंकि इंक्वायरी की ज़रूरत तो तब होती है ना आपको कुछ पता ना हो। जी। भारत में एक बड़ा विचित्र रुख देखने को मिल रहा है, वो ये है कि हमें कोई वैज्ञानिक ज्ञान चाहिए ही नहीं, क्योंकि सारा विज्ञान तो हमारी परंपरा में पहले से मौजूद है, तो हमें कुछ भी जानना क्यों है। इसीलिए मुझे थोड़ा सा डर भी है। हम इतने सारे लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और एक दूसरे को चीयर कर रहे हैं, कह रहे हैं ये हुआ है, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब लोग जो चंद्रयान की सफलता पर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, इनके मंसूबे इनको ही बहुत स्पष्ट ना हो, क्योंकि आमतौर पे भारत में विज्ञान को बहुत सम्मान दिया नहीं जाता है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है देख के कि अचानक पूरा देश एक वैज्ञानिक घटना पर इतना प्रसन्न, इतना आह्लादित हो गया। कितनी खुशी की बात है, लेकिन साथ ही साथ मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। मैं समझना चाहता हूँ कि ये सब लोग वास्तव में विज्ञान की सफलता का जश्न मना रहे हैं, या इनका जो उत्सव है, इनकी जो खुशी है, वो किसी और कारण से है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल ये चंद्रयान का ही उदाहरण लेकर के अपने किसी और तरीके के मंसूबे पूरे करने लग जाएंगे। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हो तो हमें सतर्क रहना होगा। भारत में तो ये खूब रहा है ना कि अजी क्या करेंगे कुछ जान करके, हमें तो सब पहले से पता है। और ये भी कह देते हैं कि पश्चिम के पास जो विज्ञान है वो भी उन्होंने हमसे ही तो चुराया है, नहीं तो हमारे पास तो सब कुछ सदा से मौजूद था। तो उस चीज़ पे थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। दृष्टि जिज्ञासा की होनी चाहिए, अज्ञान की और पाखंड की नहीं, मूर्खतापूर्ण बातों की नहीं। जी। अभी जो आपने बात कही उसी में ऐसा भी लगता है या वो डर भी रहता है इस चीज़ को लेकर के कि जो सेलिब्रेशन का माहौल है, जो जश्न का माहौल है, कई बार क्या होता है कि आप इतना ज़्यादा उसमें लॉस्ट हो जाते हो कि आप इंक्वायर करना ही भूल जाते हो कि जश्न है किस चीज़ के बारे में। वो कई बार क्या होता है ना, जश्न इस बारे में हो जाता है कि हम बड़े महान हैं, हम बड़े महान हैं। जी। इसरो महान है, निश्चित रूप से इसरो ने वहाँ पर पहुँचा दिया, लेकिन हम सबको, हम आम भारतीयों को अपने आप से पूछना पड़ेगा कि हमारी अपनी ज़िंदगी में कितनी महानता है। इसरो ने विज्ञान को इतना आगे पहुंचा दिया, हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा हमारी ज़िंदगी में कितना विज्ञान है। भारत का अतीत महान है निश्चित रूप से, हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि मैं आज का भारतीय हूँ, मेरा वर्तमान कितना महान है, मैं कितना महान हूँ, मैंने महानता को कितना सम्मान दिया है, मैंने अपनी महानता की तरफ कितना श्रम किया है। नहीं तो बात बहुत अजीब सी हो जाएगी ना। मान लीजिए हमारे दादाजी हों, और दादाजी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, क्या मैं बैठे बिठाए दादाजी के नाम की खा सकता हूँ? मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि उन्होंने तो बहुत ऊंचे काम किए, मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये नहीं होना चाहिए कि अतीत की महानता और इसरो की सफलता से हम में बस झूठा अहंकार भर जाए। इसरो के पास विज्ञान है, हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा हमारी ज़िंदगी में विज्ञान कितना है और अज्ञान कितना है। जी। इसरो का विज्ञान तो बहुत बढ़िया है, विश्व में उसका आदर हो रहा है, लेकिन हमें अपने आप से भी तो पूछना पड़ेगा ना कि हमारी अपनी ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में विज्ञान कितना है और अज्ञान कितना है। और अगर हम ये बात नहीं पूछ रहे हैं तो फिर हमारे जश्न का बहुत मतलब नहीं रह जाता है।
जिस तरीके से आज एक जश्न का माहौल है और बिल्कुल वाजिब कारण है उसके लिए, इसी तरीके से हमारे जो त्यौहार भी होते हैं वहाँ पर बस एक माहौल पूरा बन जाता है कि अब जश्न मनाना है, पर क्यों मनाना है, वही वो बात क्यों है ना, है। जैसे जैसे हम विज्ञान को नहीं समझते हैं वैसे ये अध्यात्म को नहीं समझते हैं। तो जहाँ बात आती है भौतिक पदार्थों की जिनसे विज्ञान का संबंध होता है, वहाँ भी हमारे पास बस हमारी मान्यताएं होती हैं। हमें कुछ पता नहीं, हम माने रहते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। हम कह देते हैं फलानी चीज़ है, ये खाने से ये हो जाता है। अरे तुमने कभी किसी से पूछा, कुछ जांचा, तुमने कुछ उस पर पढ़ा? लेकिन हमारे पास मान्यता रहती है। कुछ भी कह देंगे, कहते हैं फलानी चीज़ है, फलाना कर दो, उस धुआं आएगा, उस धुएं से हवा शुद्ध हो जाएगी। तुमने जांचा, तुमने किसी से पूछा? फलानी चीज़ है, वो आँख में डाल लो, उससे आँख की रोशनी तेज़ हो जाती है। हम इसमें आचार्य जी हम पूछते तो हैं, पर ताऊ जी, चाचा, हाँ, तो किससे पूछा जाए ये बात, वो व्यक्ति भी तो प्रामाणिक होना चाहिए ना जी। वो व्यक्ति भी प्रामाणिक होना चाहिए। अध्यात्म में इस चीज़ को बहुत महत्व देते हैं, ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी, कि आप किस बात को प्रामाणिक मान रहे हो। जैसे विज्ञान इस बात पे बहुत जोर देता है कि कौन सी बात माननी है, कौन सी बात नहीं माननी है, ये बात तो बस प्रयोग से सिद्ध होगी, हमारे आपके ओपिनियन से, मत से नहीं सिद्ध होगी। यही काम अध्यात्म करता है। अध्यात्म भी पहले ही जानने की कोशिश करता है कि कौन सी बात मानने लायक है, कौन सी बात मानने लायक नहीं है, कौन सा स्रोत हम प्रामाणिक रखेंगे, कौन सा स्रोत हम प्रामाणिक नहीं रखेंगे। तो दर्शन कुछ भी कहने से पहले एक इस बात में जाता है कि प्रमाण किसको मानूं। हर बात प्रमाण नहीं होती। उदाहरण के लिए कोई चीज़ मेरे अनुभव में आ गई, मेरे अनुभव में आने भर से वो प्रमाण नहीं हो जाती है। हो सकता है मेरा अनुभव झूठा हो, हम धोखा खाते हैं, है ना। तो वो जो तार्किकता है, जिज्ञासा है, वैज्ञानिकता है, वो ज़िंदगी में उतरनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बड़ी ये विसंगत और बड़ी बेमेल बात हो जाएगी कि हम साल में एक दिन, जैसे आज का दिन है, हम उत्सव विज्ञान का मना रहे हैं और 364 दिन हम डूबे अज्ञान में हुए हैं। वो बात बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। भौतिक दुनिया विज्ञान से चलती है, तो जब बात आए पदार्थ की, मटेरियल की, यूनिवर्स की, कॉस्मॉस की, तो वहाँ हमें विज्ञान से बात करनी है। और आंतरिक दुनिया अध्यात्म से चलती है, तो जब बात आए मन की, वृत्ति की, विचार की, भावना की, तो वहाँ हमें विशुद्ध अध्यात्म पर चलना है। लेकिन चाहे भौतिक दुनिया हो, चाहे आंतरिक दुनिया हो, भाई अंधी मान्यता पर, धारणा पर, अंधविश्वास पर तो बिल्कुल ही नहीं चलना है। चाहे बाहरी दुनिया की बात हो, चाहे भीतरी दुनिया की बात हो। इसमें आचार्य जी एक चीज़ और रहती है कि हमारे लिए जो अंधविश्वास होता है वो बड़ी सेक्रेट चीज़ होती है। वो ये ही नहीं रहता कि आप जानते हो कि अंधविश्वास है और उसको फॉलो करो, वो आपके लिए अंधविश्वास नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति अंधविश्वास में बिल्कुल घिरा हुआ है अंधविश्वास से, और अगर आप उसको बताओगे या टोकोगे या समझाने की भी कोशिश करोगे, तो वो बहुत वायलेंट हो जाता है कई बार। वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने गलत चीज़ को सेक्रेड मान लिया है। पवित्र बस वो है जो बदल ना सके, ये वेदांत का सार है। जो नित्य है बस वही पवित्र है, जो बदल ही नहीं सकता बस वही पवित्र है। ऐसी चीज़ पवित्र नहीं हो जाती है जो मेरे देखने पे एक चीज़ है और आपके देखने पे दूसरी चीज़ है, या कि आज मैं देख रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ लग रही है, कल मैंने देखा वही चीज़ मेरी ही दृष्टि में बदल गई। उसको नित्य या पवित्र नहीं बोलते हैं। तो सिर्फ अगर कोई चीज़ मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, ओपिनियन है, तो मैं उसको सेक्रेड नहीं मान सकता। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज़ परंपरा से चली आ रही है, वो पवित्र या सेक्रेड नहीं हो जाती। अध्यात्म का बहुत सीधा सीधा आग्रह है, जो कुछ भी मानसिक है, मन से उत्पन्न है या मन में विचार के तौर पर आ भी सकता है, उसको पवित्र मत मान लेना। जो पवित्र है, जो सेक्रेड है, जो असली है, जो सत्य है, वो मन के आगे का है, तो वो मन की कल्पना में या मन के विचार में नहीं समा सकता। तो जो भी चीज़ें आप सोच करके बैठे हो, उनको सेक्रेड नहीं मानना है। सेक्रेड नहीं मानना है माने हमेशा तैयार रहना है उन पर सवाल खड़े करने के लिए। सेक्रेड अकेला है जिस पर कोई सवाल कर नहीं सकते, क्योंकि
वो किसी वक्तव्य में आ नहीं सकता ना, वो किसी शब्द में नहीं आ सकता, उसका कोई उदाहरण, कोई उपमा, कोई उपाधि नहीं हो सकती, तो उस पर आप सवाल कैसे खड़ा करोगे? सवाल खड़े करने के लिए कोई वक्तव्य होना चाहिए ना, कोई चीज़ होनी चाहिए, कोई वस्तु होनी चाहिए जो सेक्रेड है, वो मन के और वस्तुओं के और भौतिकता के अतीत है, ठीक है, तो उस पर सवाल नहीं खड़ा करा जा सकता जी। लेकिन दुनिया की हर चीज़ पे सवाल खड़ा करा जाना चाहिए। आपकी अपनी जो सब मान्यताएं हैं उन पर सब पे सवाल खड़े होने चाहिए, अपने सब विश्वासों को अंधविश्वास ही माना जाना चाहिए और सबको जिज्ञासा की कसौटी पर कसा जाना चाहिए। आपके विश्वास, आपकी मान्यताएं सेक्रेड नहीं हो जाते सिर्फ इसलिए कि आप किसी चीज़ को आज तक मानते आए हो, आपके मानने भर से वो चीज़ पवित्र नहीं हो जाती या सत्य नहीं हो जाती। हमें इस बात के लिए तैयार रहना होगा अगर हम सचमुच सत्य का आदर करते हैं तो, क्योंकि वास्तविक धर्म का मतलब ही यही होता है सत्य को सर्वोच्च स्थान और सत्य को सबसे ऊंचा आदर देना। मेरी मान्यता का थोड़ी सर्वोच्च स्थान है, सत्य का सर्वोच्च स्थान है ना। तो अपनी मान्यता को तो मैं बार बार परखूंगा, उससे बार बार प्रश्न करूंगा, उसे ठोक बजा के देखूंगा, भाई इसमें कुछ दम है। ये थोड़ी कि मेरी मान्यता पर किसी ने सवाल उठाया तो मैं उग्र हो गया, हिंसक हो गया। ये करना समझदारी नहीं है। जी, धन्यवाद आचार्य जी। इसी में मैं दूसरी दिशा में आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि अभी जैसे आर्टेमिस 2 है, अमेरिका उसको लॉन्च कर रहा है, जहाँ पर ह्यूमंस ऑर्बिट में जाया करेंगे, 2024 में वो लॉन्च होने वाला है। इसी तरीके से चंद्रयान के बाद इसरो जो है गगनयान के लिए भी प्लान कर रहा है। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन कंटिन्यूसली और मतलब डेकेड से ये चल रहा है एंड आगे भी अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मार्स को जो है फर्दर वहाँ पर भी जाकर के एस्टैब्लिशमेंट्स जो है कर सकें। तो मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती थी कि ये आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखो, जैसे अभी हमने बात करी ना, वो बात थी साइंस वर्सेस सुपरस्टिशन। जी, ठीक है, कि जब आप साइंस की उपलब्धि का उत्सव मना ही रहे हो तो फिर सुपरस्टिशन को फिर किनारे रख दो हमेशा के लिए। ये नहीं होना चाहिए कि साइंस का उत्सव मना लिया और अपनी ज़िंदगी में सुपरस्टिशन को पनाह दिए ही रहे, वो नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से आपने अब जो मुद्दा उठाया है उसका नाम है एक्सप्लोरेशन वर्सेस एक्सप्लॉइटेशन। जी, अन्वेषण बनाम शोषण। एक्सप्लोरेशन क्या है कि जैसे ये हमारा वहाँ पर मिशन पहुँचा है चांद पर, तो उसमें एक एक्सप्लोरर है, वो क्या कर रहा है, वो चांद की सतह का एक्सप्लोरेशन कर रहा है, जांच पड़ताल, खोजबीन, अन्वेषण, परीक्षण, ये सब कर रहा है। तो एक्सप्लोरेशन अपने आप में बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारा मन शुद्ध नहीं होता है, अगर नीयत साफ नहीं होती है, तो जो एक्सप्लोरेशन है ना वो जल्दी ही एक्सप्लॉइटेशन में बदल जाता है। आप मानवता को देखिए, आज हम बात कर रहे हैं उदाहरण के लिए चांद को कॉलोनाइज करने की, मार्स को कॉलोनाइज करने की। अमेरिका में लोग हैं, कंपनीज हैं जो कह रहे हैं कि अब हम इंसान को मार्स पे ले जाएंगे, इंसान को मार्स पे बसाएंगे। कॉलोनाइज करने के लिए इंसान जहाँ भी गया है उसने उस जगह को बर्बाद ही किया है, ठीक है। भारत अंग्रेज़ों की कॉलोनी बना, भारत की क्या दुर्दशा हुई आपने देखा ही। अंग्रेज़ अफ्रीका में घुसे, वहाँ क्या किए वो आपने देखा ही। ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी अमेरिका में जितने भी वहाँ नेटिव्स थे वो सब मारे गए। उत्तरी अमेरिका में भी यही हाल हुआ। हम जहाँ कहीं भी एक्सप्लोरेशन के लिए जाते हैं वहाँ हम कॉलोनाइजेशन और एक्सप्लॉइटेशन शुरू कर देते हैं। हम जहाँ कहीं भी ये कह के जाते हैं कि साहब हम तो एक्सप्लोरेशन के लिए आ रहे हैं, वहाँ हम करने लग जाते हैं कॉलोनाइजेशन और एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। तो जो यूरोपीय लोग थे, जो यूरोपीय देश थे, वो जब नई नई जगहों पर पहुँचते थे, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो दक्षिणी अमेरिका हो, चाहे वो एशिया हो, तो कहते यही थे कि हम तो
अच्छी नीयत से आए हैं, हम तो जानने समझने आए हैं, हम तो यात्री हैं। और हम यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे, और अगर आपके पास कुछ अच्छी वस्तुएं होंगी तो हम उनका व्यापार करना चाहेंगे। तो कह के तो ऐसे आते हैं हम, लेकिन हम करना क्या शुरू कर देते हैं, फिर हम बर्बादी करना शुरू कर देते हैं। तो हमें इस बात को लेकर सतर्क रहना होगा। हाँ? चांद को कॉलोनाइज करना बहुत अच्छी बात है, या मार्स को कॉलोनाइज करना ठीक है, लेकिन ये तो बताइए आपने अपनी पृथ्वी का क्या कर रखा है? और पृथ्वी की 800 करोड़ की आबादी, उसमें से कितने लोगों को आप ले जा करके मार्स पर बैठा दोगे? आजकल मार्स की बहुत बातें होती हैं, कितने लोगों को वहाँ बैठा दोगे? वही जो अमीर होंगे वही जा सकते हैं, और बाकियों को यहाँ मरने के लिए छोड़ोगे? इतनी बर्बादी कर दो पृथ्वी की, इतनी बर्बादी कर दो पृथ्वी की कि पृथ्वी रहने लायक ना बचे, और फिर जो चंद गिने चुने अमीर लोग हैं उनको कहो कि आओ ह्यूमन रेस को बचाने के लिए हम आपको दूसरे ग्रहों उपग्रहों पर ले चलते हैं। ये कैसी दुष्टता है ना? तो ज्ञान का सही उपयोग तभी हो सकता है जब जो ज्ञान अर्जित करने वाला है वो सही नीयत से काम कर रहा हो, नहीं तो ज्ञान बड़ी खतरनाक चीज़ हो जाती है, बहुत खतरनाक चीज़ हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले वो ओपेनहाइमर पे किसी ने सवाल पूछा था, फिल्म आई थी, तो आपने क्या करा? आपने जो एटम है, जो अणु है, उसके नाभिक में जा कर के उसके रहस्य सब निकाल लिए, और उससे क्या करा आपने? उससे आपने जा कर के लाखों लोगों को मार डाला। ज्ञान बहुत घातक हो जाता है अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो। अगर आप अपने महाकाव्यों की ओर जाएंगे तो रावण महाज्ञानी था, लेकिन उसका वो ज्ञान जो है पूरे विश्व के लिए घातक सिद्ध हो रहा था। तो ज्ञान तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि मानवता ज्ञान अर्जित कर रही है, और आज ह्यूमैनिटी के पास जितना ज्ञान है, नॉलेज है, उसका तो 1% भी अतीत में कभी नहीं रहा, लेकिन हमने उसका इस्तेमाल अपने आप को बर्बाद करने के लिए खूब करा है। अच्छे कामों के लिए भी करा है। उदाहरण के लिए हमने दवाइयाँ बना दी हैं, सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार देख लीजिए आप, और ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा आसान हो गया है, टेक्नोलॉजिकल, हाँ, गरीबी घटी है, अन्न का उत्पादन बढ़ा है, ये सब बातें हुई हैं। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ हमने अपने आप को आज विनाश की कगार पर भी तो खड़ा कर लिया है। दुनिया में इस वक्त इतने नाभिकीय अस्त्र हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, कि उनसे पृथ्वी को एक नहीं सैकड़ों बार ख़त्म किया जा सकता है, शायद हज़ारों बार। आप लोग गूगल कर लीजिएगा जो सही नंबर हो। पृथ्वी को एक बार ख़त्म करना ही पर्याप्त होगा ना, ख़त्म हो गई तो हो गई। हमने इतने बम इकट्ठा कर लिए हैं कि उससे पृथ्वी को सैकड़ों हज़ारों बार समाप्त किया जा सकता है। ये हमारे ज्ञान का नतीजा है। हम जितना पर कैपिटा कंजम्पशन कर रहे हैं उसको पूरा करने के लिए हमें कम से कम 10 पृथ्वियाँ चाहिए। और ये मैं वर्तमान दर की बात कर रहा हूँ, वर्तमान दर जो विश्व का औसत है। लेकिन हम उस औसत पे रहना भी नहीं चाहते। आज विश्व का प्रत्येक नागरिक चाहता है कि अमेरिका पहुँच जाए, और जितना एक आम अमेरिकन कंज्यूम करता है इतना ही वो भी करे। जितना एक आम अमेरिकन कंज्यूम करता है इतना विश्व का अगर प्रत्येक व्यक्ति करने लग गया तो दर्जनों पृथ्वियाँ चाहिए हमको, और तब भी पूरी नहीं पड़ेंगी। हम उतना कंजम्पशन चाहते हैं जितनी इलेक्ट्रिसिटी एक आम अमेरिकन करता है, जितना उसको लैंड चाहिए एक आम अमेरिकन को, जितना उसको फूड चाहिए, जितना उसको मांस चाहिए, जितना आयरन ओर चाहिए, जितना कोल चाहिए, जितने तमाम तरीके के और खनिज चाहिए, हाँ, जितना स्टील चाहिए। हम कहते हैं हमारा भी कंजम्पशन उतना होना चाहिए जितनी उसकी कार से। हमारे एक आदमी के पास औसतन 1 से ज़्यादा कार है, प्रत्येक व्यक्ति के पास 1 कार है। हम कह रहे हैं हमारे पास भी ये सब होना चाहिए। तुम कहाँ से लाओगे? तो ये ज्ञान का नतीजा, आपने अपने ज्ञान से इन सब चीज़ों को बनाया है, और उससे निश्चित रूप से सुख आए हैं, सुविधाएं आई हैं, लेकिन साथ ही साथ ज़बरदस्त तरीके की बर्बादी भी तो आ रही है ना। तो ज्ञान के साथ साथ अध्यात्म बहुत ज़रूरी है जी। हाँ, ज्ञान जिस इंसान के हाथ में पड़ना है उसका मन साफ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो बंदर के हाथ में तलवार वाली बात हो जाएगी। बंदर पता नहीं क्या क्या काट डालेगा ज्ञान की तलवार से। अब भीतर से तो हम बंदर ही रह गए। अध्यात्म वो है जो बंदर को इंसान बनाता है। विज्ञान इंसान के हाथ में ताकत देता है। पागल के हाथ में ताकत बहुत खतरनाक हो जाती है ना। तो जैसे जैसे हमारे हाथ में ताकत बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे लिए और ज़रूरी होता जा रहा है कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो। अब मैं आपको एक खतरनाक बात बताता हूँ।
हमारी भौतिक प्रगति तो हो रही है तेज़ी से, होना तो ये चाहिए कि जितनी तेज़ी से भौतिक प्रगति हो, जिस दर से, जिस रेट से, उसी रेट से आपकी आध्यात्मिक प्रगति भी हो, तब तो जाके कुछ संतुलन बनेगा। कि जैसे जैसे आपके पास ज्ञान आता जा रहा है वैसे ही वैसे आपके पास एक आंतरिक संयम भी आता जा रहा है कि ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करना है। नहीं तो आप पूरी पृथ्वी बर्बाद कर दोगे। इतने हमने वन काट डाले, सब सब खत्म कर दिया। आप जानते हो दुनिया में वनों के विनाश में भारत नंबर 2 पर है। अब भारत में 1990 से सन 2000 के बीच में जितने हमने जंगल काट डाले, उन 2015 से 2020 के बीच में ही हमने उससे 3 गुने ज़्यादा जंगल काट डाले। मैंने उधर 10 साल में जितना काटा था, इधर 5 साल में उससे कई गुना ज़्यादा काट डाला। और भारत दुनिया में वनों के विनाश में इस वक्त पर अभी नंबर 2 पे चल रहा है। बस ब्राज़ील से पीछे हैं हम, और हमारे पीछे है इंडोनेशिया। और ब्राज़ील में तो क्या है कि जंगल जो ख़त्म हो रहे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण। इंडोनेशिया में जंगल ख़त्म हो रहे हैं पाम ऑयल के कारण। लेकिन भारत में इसलिए ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि हमको विकास करना है, तो हम जंगल काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। अब आप जब पुराने आदमी थे तो आप इतने जंगल काट ही नहीं पाते, क्योंकि जंगल काटने के लिए भी ज्ञान और विज्ञान चाहिए। अब आपके पास ताकत आई है कि आप कटाई कर सकते हो अंधाधुंध, तो देखो आपने उस ताकत का क्या इस्तेमाल करा है। तो इसलिए विज्ञान बहुत घातक भी हो सकता है अगर आध्यात्मिक तौर पर मामला ठीक नहीं चल रहा है। गलत आदमी के हाथ में विज्ञान पड़ जाए। हिटलर के हाथ में विज्ञान पड़ गया था तो देखो ना उसने क्या करा। हिटलर के हाथ में सामरिक ताकत आ गई थी, आर्थिक ताकत आ गई थी, वैज्ञानिक ताकत आ गई थी, देखो उसने क्या कर डाला था। हमें बहुत सतर्क रहना होगा। जैसे जैसे अब हमारे हाथ में ताकत आ रही है, हमें देखना होगा कि हम भीतर से साफ हैं कि नहीं तो उस ताकत से हम अपना ही गला काट डालेंगे। जी, इसमें आचार्य जी जो विज्ञान की प्रगति है उसको मापने के तो मिल जाते हैं पैरामीटर्स, या आपको रिपोर्ट्स भी मिल जाती हैं, पर जो आध्यात्मिक प्रगति है उसका कोई, उसके लिए यही देखना होगा कि जो आम आदमी है उसका प्रकृति के प्रति क्या नज़रिया है, पशुओं के प्रति क्या नज़रिया है। उदाहरण के लिए पर कैपिटा फ्लैश कंजम्पशन समाज में बढ़ रहा है कि घट रहा है, इससे पता चलेगा कि समाज का आध्यात्मिक स्तर ऊंचा हो रहा है कि गिर रहा है। जी, आप ये पाओ कि आम आदमी और ज़्यादा मांस खाता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि समाज आध्यात्मिक तल पर नीचे ही नीचे गिरता जा रहा है। समझ में आ रही बात। आप पाओ कि वनों का विनाश हो रहा है, आप पाओ कि एक दूसरे के प्रति असहिष्णुता और संदेह और द्वेष का ही माहौल बढ़ता जा रहा है। आप पाओ कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शोषण की नज़र से देख रहा है। आप पाओ कि समाज में स्त्री और पुरुष एक दूसरे को देह की तरह ही देख रहे हैं। तो ये सब इस बात के सूचक हैं कि समाज में अध्यात्म का स्तर गिरता जा रहा है। इसी तरह से आप पाओ कि समाज में धर्म के नाम पर पाखंड और अंधविश्वास ही ज़बरदस्त फैल रहा है, भीड़ पे भीड़ जमा हो रही है, तो इसका मतलब है अध्यात्म का स्तर खूब गिर चुका है। तो ये सब इंडिकेटर्स, सूचक होते हैं। धर्म में पाखंड जो है वो अध्यात्म के ऑल्टरनेटिव की तरह आता है। हाँ, सच्चा अध्यात्म अहंकार को तोड़ता है ना, अहंकार टूटना नहीं चाहता, लेकिन अहंकार ये भी चाहता है कि धार्मिक कहलाए। जी, अहंकार चाहता है कि उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाए कि साहब ये धार्मिक आदमी है। लेकिन अगर धर्म असली है तो अहंकार को तोड़ेगा। तो अहंकार क्या करता है कि धर्म के नाम पर रीति रिवाज, परंपरा, पाखंड ये सब ले आ देता है, अंधविश्वास ले आ देता है। तो कहता है कि दोनों ओर से सुविधा हो गई, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, हम धार्मिक भी कहला गए और अपने अहम को भी हमें तोड़ना नहीं पड़ा। और धर्म के नाम पे क्या पकड़ लिया कि यदि हम फलानी चीज़ पे चलते हैं साहब यही धर्म है हमारा, हमारी परंपरा ही हमारा धर्म है। सत्य की जगह संस्कृति पे चलने लग गए। सत्य को कोई आदर नहीं और संस्कृति की खूब बातें, ये संस्कृति वो संस्कृति, ये सब अहंकार को बचाने की चीज़ें हैं। जी, धन्यवाद आचार्य जी।
मैं आपको और सभी लोगों को चंद्रयान की सफलता पर एक बार फिर बधाई देती हूँ। हाँ, और मैं सबके लिए कामना करता हूँ, शुभेच्छा करता हूँ कि चंद्रयान की सफलता विज्ञान के दायरे से आगे बढ़कर फैलकर हमारे समाज तक पहुँचे, हमारे घरों तक पहुँचे, हर इंसान तक पहुँचे, और चंद्रयान जैसी ऊंचाई हम सबका जीवन पा सके जी। सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। आचार्य जी, अभी चंद्रयान पर बात हुई थी। इंडियन स्पेस रिसर्च के ऊपर रिसेंटली एक टीवी सीरीज आई थी, रॉकेट बॉयज, और वो आपको बहुत पसंद आई थी। इतनी पसंद आई थी कि आपने ये तक कहा था कि आप उसे 2 बार 3 बार भी देख सकते हैं। तो वो इतनी क्यों पसंद आई थी आपको? होमी भाभा के चरित्र के कारण। होमी जहांगीर भाभा, होमी भाभा पर सोनिफिकेशन है साइंस की स्पिरिट का, कि जैसे साइंस होती है ना फ्रीडम पर आधारित, फ्री थॉट के बिना साइंस नहीं हो सकती। अगर दिमाग में पुरानी वर्जनाएं घुसी हुई हैं, पुराने लिमिट्स घुसी हुई हैं, पुराने ही तौर तरीके घुसे हुए हैं, तो साइंस नहीं चल सकती। इसीलिए जब साइंस का डेवलपमेंट होने लगा तो जो शुरू के साइंटिस्ट्स थे उनको समाज ने और धर्म ने प्रताड़ित भी बहुत किया। साइंस माने फ्रीडम, साइंस माने फ्रीडम, और भाभा के कैरेक्टर में वो फ्रीडम एकदम दिखाई देती है। तो माने जो फ्रीडम साइंस का प्रतीक है, आप भाभा का चरित्र देखिए, उसमें बिल्कुल वही फ्रीडम एक इंसान के रूप में दिखाई देती है। तो इसलिए मुझे रॉकेट बॉयज़ बहुत पसंद थी, और कुछ व्यक्तिगत कारण भी हैं। भाभा ने 1945 में TIFR की स्थापना करी थी, और मेरे पिताजी का जो पूरा झुकाव था वो फिज़िक्स में ही था, और एक समय पे वो TIFR ही ज्वाइन करने वाले थे। 1966 में जब भाभा साहब की मौत हो गई आकस्मिक, तो उनके लिए एक कविता लिखी थी मेरे पिताजी ने, वो अभी भी मेरे पास है। फिर फ़िज़िक्स में मेरी भी खूब रुचि रही। UPSC में फ़िज़िक्स ही मेरा सब्जेक्ट था। तो जिनको फ़िज़िक्स पसंद हो वो TIFR को भारत में कैसे भूल सकते हैं। पार्टिकल फ़िज़िक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और स्पेस रिसर्च से भी TIFR का संबंध रहा है। जितनी बेसिक साइंसेज रही हैं वो सब, और भाभा का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। और वो जो सीरीज़ थी जो दिखाई थी आपने, उसमें जिस तरीके से जिस फ्लरिश के साथ भाभा को कैरेक्टराइज़ किया गया है, वो बहुत ही जॉयफुल है, देखने लायक है, काबिल तारीफ़ है। बिल्कुल मज़ा आ गया कि एक साइंटिस्ट आप ऐसे ही नहीं बन जाते हो, उसके लिए विचारों की स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है, चरित्र का खुलापन बहुत ज़रूरी है। और आप भाभा को देखें तो बहुत वेल रेड कैरेक्टर हैं। वो एक आर्टिस्ट भी हैं, वो म्यूज़िक में भी अपनी प्रेजेंस रखते हैं, और गज़ब के स्पॉन्टेनियस वो चुटकुले मार देते हैं। तो भाभा टू मी इज़ साइंस पर्सोनिफाइड। तो और साइंस से मुझे बड़ा प्रेम रहा है। जिज्ञासा, द अर्ज टू नो, द अर्ज टू डिस्कवर, एंड अ डीप रेजिस्टेंस अगेंस्ट बॉन्डेजेस एंड सुपरस्टिशन, कि भाई कोई बात तो मान्यता में चली आ रही है तो हम मान लेंगे। ऐसे नहीं विज्ञान चलता, ऐसे नहीं चंद्रयान चलता। तो इसलिए जो है मुझे साइंस पसंद है। मैं TIFR को कैसे भूलूं, और फिर भाभा का जिस तरीके से एक बहुत ही जॉयफुल कैरेक्टराइजेशन था मूवी में। आप ये नहीं कर सकते हो कि आप कहो कि आप साइंटिस्ट हो लेकिन 100 तरीके के आप अंधविश्वास भी रखना चाहते हो। ऐसे साइंस नहीं होती है।
आपको अगर सचमुच साइंटिस्ट होना है तो आपका दिमाग ऐसा होना चाहिए जो कहे कि सिर्फ इसलिए मैं कोई बात मान ही नहीं लूँगा कि सबने मान रखी है। वो भीड़ वाली चीज़ नहीं है, साइंटिफिक टेम्परामेंट वाली बात है। साइंस ऑब्जेक्टिव ही नहीं होती। जो सब्जेक्ट है, जो साइंस कर रहा है, जो वैज्ञानिक है, उसके भीतर भी साइंस होनी चाहिए। इसीलिए तो जब ये इतना चंद्रयान पे अभी लोगों ने उत्सव मनाया है, खुशी व्यक्त की है, तो मुझे अच्छी लग रही है। लेकिन मेरे पास एक सवाल भी है। ये जो इतने सारे लोग हैं जो अभी कह रहे हैं चंद्रयान चंद्रयान, इन्हें कुछ पता भी है चंद्रयान के बारे में? इनसे पूछा जाए कि थोड़ा सा तो बता दो, एकदम जो एलिमेंट्री बातें हैं, कि एक स्पेस व्हीकल क्या होता है, रॉकेट लॉन्च कैसे होती है, या कि चंद्रयान वहाँ पर गया है अगर तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये थोड़ी है कि भारत चांद को जीत लेना चाहता है। टीवी पे लिखा हुआ रहा था इंडिया कॉन्कर्स मून। ये क्या मजाक है या बेवकूफ़ी है? ये तो बता दो कि चंद्रयान अगर वहाँ गया है तो हमारा उद्देश्य क्या है। ये सब हमें नहीं पता। ये इस बात का प्रमाण है कि हमें साइंटिफिक स्पिरिट नहीं है। बस जब साइंस कुछ करके दिखा देता है तो उसका श्रेय लेने के लिए हम गाजा बाजा लेके आगे आ जाते हैं। और ये बात बड़ी विचित्र है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो साइंस के ही दम पे ज़िंदा हैं। वो गोलियाँ खाते हैं, वो मशीनों पे जीते हैं, वो जाके चेकअप कराते हैं, उनके ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं और 50 तरीके से जो कटिंग एज मेडिकल रिसर्च है उसी के आधार पे वो ज़िंदा है। लेकिन उनसे पूछो कि भाई साहब आप ज़िंदा कैसे हैं, तो बोलेंगे अरे ये तो भगवान का चमत्कार है, हम ऐसे ज़िंदा हैं। ये बात ना मुझे बड़े इनग्रेटिट्यूड की लगती है कि आप साइंस की ही खा रहे हो, साइंस के ही मत्थे ज़िंदा भी हो, लेकिन आप साइंस को कभी उसका श्रेय नहीं देते। ऐसे ही सब लोग हैं। मोबाइल फ़ोन हाथ में होगा जो कि टेक्नोलॉजी की पैदाइश है, और मोबाइल फ़ोन पे वो घोर अंधविश्वास की और मूर्खता की बातें कर रहे होंगे। वो उसी मोबाइल फ़ोन पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को गाली दे रहे होंगे। ये कितनी अजीब बात है। अब ये हम सब प्रसन्न हो रहे हैं चंद्रयान को लेकर के, प्रसन्न होना भी चाहिए। लेकिन भाई अपने घर में भी, अपने जीवन में भी, अपने समाज में भी, अपने धर्म में भी, अपने देश में, अपनी राजनीति में और पूरे संसार में, हाँ, वो वैज्ञानिकता तो लेके आओ ना, वो खुलापन तो लेके आओ ना, वो विचारों की उदारता तो लेके आओ ना, जिसके आधार पर विज्ञान खड़ा होता है। वो सब आपके पास है नहीं। बस विज्ञान जब कोई उपलब्धि हासिल कर लेता है तो उस उपलब्धि का श्रेय लेने के लिए और उस उपलब्धि का सुख भोगने के लिए आप पहुंच जाते हो। ये मेरे ख्याल से बड़ी कृतज्ञता की, एहसान फरामोशी की बात है, इनग्रेटिट्यूड, कि साइंस को भोग लेना है, साइंस का श्रेय ले लेना है। लेकिन साइंस जिस आधार पर खड़ा है, साइंस जिस दर्शन पर खड़ा है, उसको कभी स्वीकार नहीं करना है। साइंस की जो मूलभूत बात है वो ये है, मानूंगा नहीं, प्रयोग करूंगा, परीक्षण करूंगा, प्रश्न करूंगा। ना हम प्रयोग करते, ना हम प्रश्न करते, ना हम परीक्षण करते। हमारे पास प्रथा है, परंपरा है और पाखंड है। तो ये बात बड़ी मज़ेदार है। और ये बात अगर होमी भाभा के सामने लाई जाए तो इस बात पे बहुत एक मस्त चुटकुला जड़ देंगे, मज़ा ही आ जाएगा। तो रॉकेट बॉयज़ मुझे इसलिए पसंद है। और कुछ? जी नहीं। चलिए, धन्यवाद। ये देखिए इनको, ये तब से हमारे साथ विचरण कर रही हैं। हाँ भाई, तुम्हें भी पसंद है विज्ञान? रॉकेट बॉयज़ देखिए तुमने? नहीं, इन्हें तो रॉकेट कैट से मतलब है। चलिए चलिए जी। आचार्य जी ने अभी वास्तविक जिज्ञासा का दृष्टिकोण जीवन में उतारने पर बड़ा जोर दिया। वेदांत इसी वास्तविक जिज्ञासा का विज्ञान है। तो संस्था के पुस्तक विभाग से आचार्य जी की ये वेदांत पुस्तक मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूंगी। इसमें संपूर्ण वेदांत का सार है, जरूर पढ़ें।